त्रिलोकपुर बिहारी, सोनेरी अड़ावत जी, जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला साहब और गोपाल शर्मा जी, दिनेश कोडनिया जी, हीरालाल दारंगी, विवेक कटारा जी, सुनील बजाज, पंकज शर्मा, श्रीमती बसंती देवी जी, मोहब्बत सिंह जी, सेवादल, मधुरेश्वर जी, श्याम जी और तमाम सभी 8 विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए ब्लॉक अध्यक्ष, प्रधानगण, पीसी मेंबर्स, पार्षदगण, पदाधिकारी और तमाम वरिष्ठ साथीगण, मुझे बहुत खुशी है कि आज उदयपुर से हम लोग कार्यकर्ताओं की बैठक कर ली थी वहाँ त्रिपुरा सुंदरी माता के यहाँ पर। तो दूसरी मीटिंग आज उदयपुर में हो रही है। मुझे खुशी है कि जो माहौल बना है राजस्थान के अंदर, वैसे तो आप ज़्यादा जानते हैं क्योंकि कार्यकर्ता पब्लिक की नब्ज पे हाथ कार्यकर्ता का होता है। पब्लिक क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है। मेरे पास आएंगे, किसी मंत्री के पास जाएंगे तो जो कहावत है ठाकुर से आदि बात करेंगे। सब कहेंगे हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जीतेंगे वैसे जीतेंगे। पर कार्यकर्ता जो है वो जब जाता है मॉलों में, गली में, मीटिंगों में, उसको एहसास हो जाता है कि पब्लिक चाहती क्या है, कहाँ हमारी कमजोरी है, कहाँ हमारी उपलब्धियां हैं, वो सब कुछ जान सकता है। यदि कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी हो, चाहे सीपीएम है, सीपीआई है, सपा है या बसपा, तो खत्म हो गई, पता नहीं कैसे खत्म हो गई। वो हाथी जो है जैसे मैजिक से गायब होता है वैसे हाथी गायब हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। मैजिशियन मैजिक बताता है तो आप देखा होगा पूरा हाथी को गायब कर देता है। तो पता नहीं मोदी जी और अमित शाह ने क्या जादू किया है कि पूरा बीएसपी का रुतबा था काशीनाथ जी, काशीराम जी का, फिर बहन मायावती जी का भी कोई मामूली बात नहीं है चुनाव जीतना। यूपी जैसे स्टेट के अंदर चुनाव जीतती है, 2-3 बार मुख्यमंत्री बनी, कितनी बड़ी बात थी। और इस चुनाव के अंदर हाथी गायब हो गया। ये तो बहुत मैं समझता हूँ कि रिसर्च का विषय बन गया। ये हुआ कैसे? ये क्या वो लंबी बात है, वो तो कभी और बैठ के करेंगे, जब लंबी अपन दिन भर का अधिवेशन करेंगे कभी, तब और बातें करेंगे। पर जो हालात हैं देश के अंदर, उसको आपको हमको मैं समझता हूँ एहसास है, एहसास होना भी चाहिए। क्योंकि हम जो जिस पार्टी के ताल्लुक रखते हैं, तिरंगे झंडे वाली पार्टी, उसका शानदार इतिहास है देश के अंदर। दुनिया लोहा मानती है उसका त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का। फांसी के फंदे पे चढ़ गए भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद, बड़े बड़े नेता जेलों में बंद रहे सालों। पंडित नेहरू 10-12 साल से जेलों में बंद रहे होंगे। उसमें जेलें कैसी होती है आप समझ सकते हो। तो जिस प्रकार से गांधी जी के सानिध्य में जो कुछ हुआ वो हम सब जानते हैं। और अंबेडकर साहब ने बनाया संविधान, लोकतंत्र दिया देश को। मैं कई बार कहता हूँ कि औरतों को, महिलाओं को जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन से अधिकार मिल गया वोट देने का। आपको जानकर, आप जानते होंगे कुछ लोग तो, अमेरिका जैसे मुल्क में और ब्रिटेन जैसे मुल्क में कहते हैं कि 100 वर्ष के बाद में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। तो आप सोच सकते हो हमारा मुल्क तो प्रोग्रेसिव मुल्क है, जहाँ महान संस्कृति, संस्कार, परंपराएं महान है प्राचीन काल से ही। वो अलग बात है धर्म के नाम पर राजनीति चल पड़ी है। और एक दौर आता है, ऐसा कई बार आता दौर, राजनीति उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इंदिरा गांधी जी जैसी नेता खुद चुनाव हार गए, जिसने बांग्लादेश आज़ाद करवा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और 92 हज़ार पाकिस्तान के जनरल, कर्नल, मेजर
और सैनिकों को हथियार सहित सरेंडर करवा दिया हो, गरीब बेटाओं की बात की हो, सब कुछ किया, पर इमरजेंसी लग गई और लोगों को एक मैसेज चला गया खिलाफ में अंदर अंदर। मालूम ऐसा एहसास भी नहीं हो पाया कि ये स्थिति बनेगी। पूरे उत्तर भारत में साफ हो गए, दक्षिण ने साथ दिया। तो ये स्थिति बनती है, मालूम नहीं पड़ता है, पर वो चुनाव हार चुकी है देश के अंदर। तो मोदी जी क्या चीज है भाई? मोदी जी क्या बताओ? मोदी जी की पार्टी का क्या योगदान है बताइए? मोदी जी का, आरएसएस का क्या इन्होंने, आरएसएस ने क्या मुखबरी नहीं करी क्या अंग्रेजों की? बता दीजिए। नंबर एक, बीजेपी हो, आरएसएस जो भी हो, क्या इन्होंने अपनी उंगली भी कटाई क्या देश की आजादी जंग के अंदर? किसी ने भी? आप सोच सकते हो इतना बड़ा फर्क है कांग्रेस में और इन लोगों के अंदर। आज हम चाहे 54 में आ जाओ, जो 44 में आ गए, फिर भी इस देश को जरूरत है, कांग्रेस की जरूरत है। देश को एक रखना है, अखंड रखना है। और इंदिरा गांधी ने जान क्यों दे दी? मैं खुद उनका मंत्री था, डिप्टी मिनिस्टर था। मुझे उन्होंने कहा कि जान जा सकती है। अब तो कई आर्टिकल भी आते हैं लिखे हुए कि इंदिरा जी को आभास था कि अगर ये कदम उठाए गए तो कुछ भी हो सकता है। अभी आपने देखा होगा मलिक जो गवर्नर मेघालय के हैं, उन्होंने भी इस पर कुछ बोला। तो इंदिरा गांधी जी जैसे नेता ने जान देने की परवाह नहीं करी कि मेरे प्रधानमंत्री रहते हुए कहीं देश खालिस्तान बनने की बात आगे नहीं बढ़ रहा है। कितनी बड़ी बात थी। जान गंवाना कबूल किया और आखिर में जान चली भी गई, छीना छलनी हो गया। और जान जाने के एक दिन पहले उनका आभार तो हो गया था। उड़ीसा के अंदर ने कहा कि हो सकता है मेरी जान चली जाए, अगर जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था मैं। याद है आपको? तो आप सोच सकते हो इस रूप में इंदिरा गांधी जी ने शासन किया, चुनाव हार गई। 2.5 साल के अंदर ही ऐसी आंधी चली वापस। उस आंधी की बदौलत जो है हम सब जो खड़े हैं आपके सामने। मैं तो एनएसयू के वक्त से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जाता रहा हूँ। मुझे याद है बचपन में आता था। पर जिस रूप में माहौल मैंने देखा, आंधी चली और हम सब मेंबर पार्लियामेंट बन गए। जो मैं चुनाव हार गया था 4000 वोट से असेंबली का, एनएसयू अध्यक्ष था, मुझे टिकट मिल गया असेंबली का इंदिरा जी हारने के बाद में। कई लोग चुनाव के टिकट लेने तैयार नहीं थे, मैं तैयार हो गया, इतना ही फर्क रहा। पर बड़े बड़े नेता हमारे, कोई 32,000 जा रहा, कोई 35,000 रहा, कोई 40,000। आंधी चल रही थी हारने की असेंबली चुनाव में, मैं भी हार गया। 2.5 साल के बाद चुनाव हुए, सब नेताओं ने मिलकर के मुझे चुना। मोहनलाल सुगाड़ा जी ने मुझे कहा कि तुम्हें लड़ना चाहिए। सब कहते हैं नेता लड़ना ही चाहिए, मना मत करो। मैं लड़ा, चुनाव जीता और इंदिरा जी ने मुझे अपना डिप्टी मिनिस्टर बना दिया। वो दिन आज दिन। और 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, जिला अध्यक्ष में रहा जोधपुर का एनएसयू के बाद में। तो मैं जानता हूँ कि कितना सम्मान कार्यकर्ताओं को होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और किस रूप में कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। होता क्या है कि हमारी पार्टी में और आरएसएस में ही फर्क है। उनका तो जैसे टिकट वितरण होता है, और आरएसएस को जो कमांड दी जाती है वो ढंग से काम लग जाते हैं अपने। और हमारा उम्मीदवार जो होता है वो 8-10 दिन तक तो मनाने में रहता है कार्यकर्ताओं टिकट मिलने के बाद में। और चुनाव आ जाते हैं सामने, चुनाव हार जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज मेरे बोलने के बाद में क्रांति हो जाएगी, ये मैं नहीं कहता, पर कई तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें बहुत कुछ पार्टी ने दिया है, जिम्मेदारी है। आज हम यहाँ तक पहुँचे आप सबकी दुआओं से, बुजुर्गों आशीर्वाद से पहुँचे हैं।
पर आने वाली जो यंग जनरेशन बैठी है, आप कल तो आपको ही संभालना पड़ेगा प्रदेश और देश और पार्टी को। उनकी तैयारी है क्या, किस प्रकार से हम सोच रखते हैं, किस प्रकार से बड़ा दिल रखते हैं, किस प्रकार दिल पे पत्थर रख के राजनीति करते हैं। राजनीति करने में कामयाब वही होता है, दिल कितना कोमल होता है, हार्ट जो चलता है उस पत्थर रखो। ये जो कहावत है, पत्थर रख के राजनीति करनी पड़ती, तब जाकर के। इसका मतलब अपमान भी होता है कई बार, वो भी अपमान घूंट पीना पड़ता है। अन्ना हजारे से मिलने गए डॉक्टर सीपी जोशी एक बार, तो डॉक्टर सीपी जोशी को अन्ना हजारे ने यही कहा, अपमान का घूंट पीना सीखो। और ये बात उन्होंने ठीक बात कही। हालांकि अन्ना हजारे का पूरा दुरुपयोग किया आरएसएस बीजेपी ने हमारे खिलाफ में, केजरीवाल, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव। और वो कहाँ चले गए आप बताओ? 2G स्पेक्ट्रम कहाँ चला गया, कोई नाम लेता है? कोलगेट कहाँ चला गया, कोई अरेस्ट हुआ, जेल गया? लोकपाल, कोई नाम लेता है लोकपाल का? मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, इन तमाम आंदोलन करके पूरे देश को गुमराह किया, काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ लोग रोजगार दे देंगे। क्या क्या प्रधानमंत्री के भाषण नहीं हुआ करते थे उस वक्त वाले के, अब उनकी कोई चर्चा नहीं होती है। इस प्रकार का बदलाव आ गया देश के अंदर धर्म के नाम पर। और धर्म और जाति ऐसी चीज होती है जिसमें लोग जो है एक बार तो बह जाते हैं। दुनिया का इतिहास गवाह है, हिटलर जो था, हिटलर वो धर्म के नाम पर राजनीति शुरू करी, बाद में वो तानाशाह बन गया और देख ली बर्बाद हो गई जर्मनी। आज मैं खाली आपको इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, आप लोग जो है, और मैं ये अभियान भी चालू करूंगा सब जगह जाके कार्यकर्ताओं को, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद में भी। अब लगता मुझे कि मैं करीब कितना हो गया, मेरी उम्र कितनी हो गई है, 72 साल हो गई। 51 के जन्म में कितना हुआ? उम्र तो कोई मेरे रोक नहीं सकता। 10वीं में गए थे, हो सकता 2-3 साल आगे पीछे कर दी होगी एग्जाम दिलाने के लिए, पर छोड़ो, मेरा मतलब उम्र कोई नहीं रोक सकता। मेरी ड्यूटी है कि मैं कैसे राजस्थान में कैडर बिल्ड करूं आने वाली जनरेशन के लिए। किस प्रकार मैं कई बार सोचता हूँ, TN सेशन ने जो है एक कॉलेज खोली थी पुणे के अंदर पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने के लिए। लगता है कि मेरा अनुभव काम में लूँ, अनुभव का कोई विकल्प होता नहीं है, तो मैं भी क्यों नहीं TN सेशन की तरह कोई कॉलेज ही खोल दूँ पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस रूप में हम लोग सब आज बैठे हैं यहाँ पर, सरकार लानी है अपने को, तो दिमाग में रखो कि इसकी में शानदार आई है, चर्चा पूरे देश के अंदर है। आज ही जो है खबर आई है मध्य प्रदेश से कि वहाँ पे जो अपनी स्कीमें हैं, 500 में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट फ्री, कर्मचारियों को ओल्ड एज पेंशन, OPS, कर्ज माफी, ये तमाम लगभग जो है अपनी स्कीम है। वही हमारी कांग्रेस नेताओं ने, प्रियंका जी ने कहा, किसी ने कहा वहाँ कि हमारी सरकार बनेगी तो ये स्कीमें लागू करेंगे। इसका मतलब है स्कीमें इतनी पॉपुलर हो गई कंट्री के अंदर। अभी कर्नाटक में गया था, कर्नाटक के अंदर भी वहाँ पर लगभग अपनी स्कीमें जो थी उसकी लाइन पे वहाँ मैनिफेस्टो बना। और राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें जो उन्होंने कहा महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस, सबसे बड़ी बात नॉन वायलेंस है। जहाँ हिंसा होती है, झगड़े होते हैं आपस में, झगड़ा भी हिंसा के पार्ट होता है। गांधी जी तो कहते हैं गुस्सा करना भी हिंसा है। तो अगर परिवार में झगड़ा होता है, गुस्से होते हैं आपस में, भाई भाई आपस परिवार वाले, वो परिवार
पिछड़ जाता, आगे नहीं बढ़ पाता। वही बात लागू होती है गांव के लिए। गांव में झगड़े होंगे, हिंसा होगी, वो गांव आगे नहीं बढ़ सकता। वो देश और प्रदेश सब जगह बात लागू होती है। तो कितनी बड़ी सोच थी राहुल गांधी की कि नॉन वायलेंट, प्यार मोहब्बत से रहो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, जो उन्होंने अभी अमेरिका में जाके वहां पर रिपीट किया इस बात को। तो आप सोच सकते हो कि जो देश में माहौल बन गया वो माहौल है। कई पत्रकार, बुद्धिजीवी, लेखक जेलों में बैठे हुए हैं। देशद्रोह का आर्टिकल लिख दिया इन्होंने, मजाक बना रखी है इन्होंने। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का तो दुरुपयोग कर ही रहे ये लोग। ये जो स्थिति है, ये खतरनाक स्थिति है। हम अगर तिरंगा झंडा लेके चलते हैं, हमें गर्व होता है, तो हमारी ड्यूटी भी है देश को बचाने की। रशिया हमारा मित्र था, आज तो अमेरिका भी नजदीक आने की बात करता है। पर जब बांग्लादेश का उदय हुआ तब सातवें बेड़ा हमारे खिलाफ रवाना कर दिया अमेरिका ने। तो इंदिरा गांधी ने परवाह नहीं करी उसकी। परमाणु अणु सबसे लैस था वो सातवां बेड़ा। रशिया हमारे साथ खड़ा रहा था। उसके 15-16 टुकड़े हो गए। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन कोई पहले तो रशिया का ही पार्ट था ना। रशिया पूरा एक मुल्क था, टुकड़े कई हो गए छोटे छोटे। कजाकिस्तान भी हो गया, यूक्रेन भी हो गया, पता नहीं क्या क्या नाम है। कहने का मतलब है कि आने वाली पीढ़ियों को हम ये हिंदुस्तान जिसके लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, ये आने वाली पीढ़ियों को वो सुपुर्द करें हम लोग। ये हमारा मन में भाव होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, मेरा मानना है आप लोगों के। उसके लिए बड़ा दिल रखना पड़ेगा आपको। मुझे मालूम है कि जो सिस्टम बन गया है, चुनाव जीत गया था एमएलए, उसके बाद एमएलए की चलती है, कार्यकर्ताओं नहीं चलती है। होना क्या चाहिए, क्यों नहीं चलती है, उसमें कारण है। देखिए, होना क्या चाहिए कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, अब मंडल बन गए हैं, इनका जो महत्व है, अगर इसका महत्व बनेगा रहेगा तो जाके कार्यकर्ताओं की चलेगी, वरना एमएलए की चलेगी। एमएलए सब कुछ है वहां। तो एमएलए सरकार को, मुख्यमंत्री की जरूरत एमएलए की पड़ती है। इस बार ज्यादा ही जरूरत पड़ी हमें, इस बार ज्यादा ही जरूरत पड़ी ना। इस बार अगर 5 साल सरकार चलानी मुझे, तो एमएलए की जरूरत थी। मैं बन गया, अभिभावक बन गया आप लोगों का, सबका। मैं अभिभावक हूँ, मैं आपका ध्यान रखूंगा। अब आपने कहा, सरकार ने बताइए कैसे काम नहीं करोगे। अधिकारी हो या मंत्री हो, सबको जाके वही बात रही एमएलए के रूप में। पर होना क्या चाहिए, जो मैं खुल के बात कर रहा हूं आप लोगों से। पता नहीं मीडिया वाले बैठे होंगे तो कल छाप देंगे, उसकी मुझे परवाह भी नहीं है। चौथी बार तो छोड़ो भैया, सरकार लाओ। 2 बार मेरे वक्त में सरकार नहीं आई, अच्छे काम करने के बावजूद भी। एक बार मोदी की आंधी चल गई, एक बार कर्मचारी लोग मेरे खिलाफ हो गए। वो लंबी इतिहास है। मेरे को अब पद का कोई मोह नहीं रहा है। मुझे सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने और इंदिरा गांधी से लगा के मैं बात करूं तो मैं वहां मंत्री बन गया, फिर राजीव गांधी साथ मंत्री में प्रमोट हो गया, अटैच टू प्राइम मिनिस्टर हो गया, नरसिम्हा वक्त में मंत्री में गया, टेक्सटाइल का इंडिपेंडेंट चार्ज। मुझे जिंदगी में सब कुछ मिला हुआ है। मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन पे हूं देश के अंदर, समझ गया आप। मैं तो अंतिम, मेरे दिल की ख्वाहिश है अंतिम सांस तक मैं पार्टी की सेवा करूंगा, अंतिम सांस तक। और अब मेरे को पद की कोई लालसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक बार सरकार लाके दिखा दूं, और वो तब होगा तब आप मेरा साथ दोगे। मान मेरी बात है, आप मतलब जो कार्यकर्ता बैठे हैं आप लोग, आप पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैं इस रूप में मानता हूं आपको। अरे भाई छोड़ दो, अभी थोड़ा बात सीरियस बात कर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि सरकार बनाओ वापस, जो देश को कांग्रेस की है। तभी कांग्रेस देश को एक रख पाएंगे, अखंड रख पाएंगे। कर्नाटका में जो एक तरफा जीत हुई है,
वो एक मैसेज पूरे कंट्री के लिए है। प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं बजरंग बली की जय हो बोल के आप ठप्पा लगाओ कमल के निशान पर? कह नहीं सकते वो। मैंने कहा उस वक्त मैंने मीडिया को, मैंने कहा इलेक्शन कमीशन को चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी पर कैंपेन करने के लिए रोक लगा दे। ये कानून है, ये क्राइम है। ये कोई चुनाव के खड़ा होकर अगर धर्म के नाम पे वोट मांगता है, मालूम है आपको, चुनाव जीतने के बाद में अगर कोई इलेक्शन पैटर्न कर दे उसका इलेक्शन खारिज हो सकता है। एक बार भगत सिंह शेखावत साहब 2 जगह खड़े हो गए, गंगानगर से बाली से। गंगानगर से चुनाव हार गए, 3rd नंबर पर रहे वो। बाली से चुनाव जीत गए, पर वहां उन्होंने वो राम मंदिर पर चल रहे थे, उन्हें भाषण दे दिया। किसी ने उनके खिलाफ में हाई कोर्ट में रिट लगा दी चुनाव खारिज करने की। ऐसी स्थिति बनी उनकी, ऐसी स्थिति बनी कि एक गवाह था, सीपीएम का आदमी था वो, उस पर निरपेक्ष पूरा खेल था। जब वो जा रहा था गवाही देने तो बायोजी थे, बड़े खिलाड़ी थे राजनीति के। मोहनलाल सुखाड़िया साहब के साथ में अच्छे संबंध भी थे उनके, और बड़े दिल के भी थे। उपराष्ट्रपति बने, पक्ष विपक्ष को सम्मान आपस में मिलना जुड़ना उस जमाने में ऐसा ही होता था। उसको भाई को जो है बस से उतार के बातचीत कर ली, वो गवाह देने जा नहीं पाया और बच गया चुनाव उनका। इतना भयंकर मामला होता है, ये मामूली नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी तो वोट दे के जाते हैं, अंदर बाहर आते तो बेला लगा के जाते हैं। आप देखा है गुजरात के अंदर, और वहाँ काफिला चलता साथ में उनके। गलत है, ये गलत है। प्रधानमंत्री के लिए तो और ज्यादा बड़ी बात है, वो बहुत गलत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आरएसएस बीजेपी के लोग जो है जिस में लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, इनको मजबूत करने की आवश्यकता है। मैंने दिल्ली में बात भी करी है और भी करेंगे। अगर अभी शायद बोल रहे थे रामराज जी, कोई बोल रहे थे कि हाँ, रामराज ने कहा भाई सब लिख के दो तो मैं हाथ पकड़े काम करवा दूंगा। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। कोई जमाना था जिला कांग्रेस कमेटी बैठ के प्रस्ताव पास करती। कलेक्टर की हिम्मत नहीं है कि वो जिला कांग्रेस अध्यक्ष को या डेलीगेट जाए, उनको ढंग से बात नहीं करे। बाकायदा उनके बुलाने टाइम पे बैठाना, चाय पिलाना, सबको गपशप करना, जिले के बारे में ज्ञापन पे चर्चा करना, ये कायदा होता था पहले। क्यों? क्योंकि आप प्रस्ताव पास कर रहे हो। आज तो क्या होता है, एक नेता जाके कहता है ये तो एडीओ गलत है, इसको हटा दो, ये डिवाइस में हटा दो। दूसरा नेता जो है चुपचाप जाके अलग बात करेगा, नहीं साहब वो अच्छा काम कर रहा है, ये आके गलत कह रहा है आपको। तो बताइए आपको अधिकारी या नेता क्या करे? अगर पार्टी का एक रुख कब होता है? जब प्रस्ताव पास होता है। जिला कांग्रेस में प्रस्ताव पास हो कि भाई हमारे यहाँ अस्पताल बनना चाहिए। अभी मैं देख के आया खेमरा कटाई के नाम का प्रस्ताव पास हो गया। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, मरीज की ओपीडी ज्यादा है, आईपीडी ज्यादा है, ये सुविधा बढ़नी चाहिए। यहाँ पर 100 के जगह 200 बेड होना चाहिए। अगर ऐसे चाहपन प्रस्ताव पास करे जिला कांग्रेस कमेटी, फिर जाए तो स्वतः ही उस ढंग से गंभीरता बढ़ जाती है। वो सब रिवाज खत्म हो गए। एमएलए हैं, एमएलए के हिसाब से राजनीति होती है, और एमएलए के जो साथ में होते हैं वर्कर, वो तो भागीदारी बन जाते हैं। और कोई एमएलए ना इत्तेफाकी रखता है, इत्तेफाक नहीं रखता है, वो कहता मेरी चलती नहीं है सरकार के अंदर। फिर बोर्ड कॉर्पोरेशन की बात आती है, उसका भी सिस्टम परफेक्ट होना चाहिए। जो जिले में ब्लॉक में काम करे, स्टेट में काम करे, सबको मालूम है कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। कि सिफारिश की जरूरत नहीं होती है, उसमें फैसले नहीं होते हैं तो एक लंबी प्रक्रिया होगी। आजकल एआईसी तक में अप्रूवल होती है। तो कई प्रॉब्लम ऐसी मैंने महसूस करी है जिसके कारण से कार्यकर्ता का दिल टूट जाता है। मैं काम इतना करता हूँ और मेरा नंबर नहीं आ रहा है। वक्त आ गया कि हम लोग इन बातों को गौर करें, गौर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और गलतियाँ हुई होगी इस 5 साल के अंदर, हमसे ही गलती हुई होगी, चाहे इनोसेंटली हुई हो, प्रत्यक्ष हुई हो, अप्रत्यक्ष हुई हो।
कुछ नाराजगी रहती है कार्यकर्ताओं में। पर आज जो जरूरत है, चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, सबको मिलके ये सोचना पड़ेगा, जो चिंता करता देश की, प्रदेश और देशवासियों की, फ्यूचर की, जनरेशन की, उसको कांग्रेस का अगर वो कार्यकर्ता है तो उनको सिर्फ प्रोग्राम, पॉलिसी, प्रिंसिपल कांग्रेस के क्या है, उसके आधार पर मेरा मन मिले नहीं मिले किसी से आपस के अंदर, उसको पीछे कर दो। एक ही एम लेके चलो। 2024 का चुनाव आ रहा है, उसके बाद 23 का चुनाव आएगा, असेंबली का माहौल आपके पक्ष में बन रहा है। वो और नहीं रहा मोदी जी का जो पहले था धर्म के नाम पर। वो हिमाचल में देख लिया उन्होंने, कर्नाटक में देख लिया, 2 के 4 सरकारें कांग्रेस की हो गई है। 4 से 8 होते, 8 से 12 होते, टाइम नहीं लगेगा, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। हुआ पहले जब सोनिया गांधी जी आई थी, तब हमें 13-14 राज्यों में सरकारें बन गई थी हमारी। कोई असंभव बात नहीं है। सवाल है कि हम कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कैसे करें, अपनी गलती तो स्वीकार करें, चाहे वो वहाँ का एमएलए है, वहाँ का कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि है, बड़ा नेता है, क्या फर्क पड़ता है। आप अगर कोई स्वभाव के अंदर, बिहेवियर के अंदर और कोई भेदभाव हो गया है, गलती अनजाने, तो भाई पार्टी का इंटरेस्ट अगर सर्वोपरि हमारे लिए है तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में, साथ लेने में, और कैसे हम लोग कामयाब हो चुनाव के अंदर, इसके लिए संकल्प करने के अंदर हमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना। तब जाकर के हम एक मैसेज देंगे राजस्थान के कांग्रेसजनों का कि इस जीत के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। ये मैसेज देना चाहते हैं हम लोग देश के अंदर। तब जाके फायदा मिलेगा आपको पार्लियामेंट के अंदर। जिस दिन ये मैसेज चला जाएगा कि देश का कांग्रेस जन अब एकजुट हो गया है, देश के हालात देखते हुए, इनके फासिस्टी चेहरों को देखते हुए, ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। जाना चुनाव जाते हैं, ईडी को, सीबीआई, इनकम टैक्स को पहले भेज देते हैं, लिस्ट दे करके भेज देते हैं कि जाके आप जो है पता करो कहाँ घुस सकते हो। अभी मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई आप जो है ये प्रीमियर एजेंसियां हैं, हम स्वागत करते हैं, सीबीआई हो चाहे इनकम टैक्स हो चाहे वो ईडी हो। ईमानदारी से आप काम करो, निष्पक्ष होके, बेईमानी करी है, कानून का उल्लंघन किया है, टैक्स की चोरी करी है, आप उनको जेल भेजो, सजा दो, संपत्ति जब्त करो, हम आपका स्वागत करेंगे। पर आप लिस्ट लेके आते हो दबाव में पॉलिटिकल बॉसेज की, और फिर आप घुसते हो घरों के अंदर, कोई बिना कोई तथ्यों के, बिना कोई प्रूफ के वो गलत काम कर रहे हो। और मैंने कहा आपको चाहिए एजेंसी वालों, आपको मना करना चाहिए बॉसेज को, हम ये काम नहीं करेंगे। इतनी हिम्मत आप होनी चाहिए, आपकी निष्पक्षता होनी चाहिए। आप सर्विस में आए हो, शपथ लेके आए हो, देश की सेवा करने के लिए आए हो, तो आपकी जिम्मेवारी है। आपकी जमीन अलाउ करता है क्या इस प्रकार से आप काम कर रहे हो, ये मुझे कहना पड़ा। तो मैं कहना चाहूँगा ये वक्त आ गया है, जब तक ये माहौल पूरे देश में नहीं बनेगा, प्रदेश में नहीं बनेगा, जिसमें हम लोग जनता का आह्वान कर सकें, एजेंसी का आह्वान कर सकें कि गलत को गलत, सही को सही कहो, न्याय होना चाहिए। किसी घर में घुस जाते हैं, मजाक बना रखी है, तंग करते हैं लोगों को। आपको मालूम है कि पूरे ईडी वालों को पूछो 1% भी आपकी कन्विक्शन रेट है क्या आपकी? 1% भी। आपने 9 साल में पता नहीं कितने छापे मार दिए हैं, कन्विक्शन रेट कितनी है आपकी बताओ? कितने लोगों का आपने लॉजिकल कंक्लूजन ले आकर के कार्रवाई करी है या कर पाए कोर्ट से? कोई जवाब नहीं इनके पास में। ये तमाम खतरे हैं, खतरों को हमें पहचानना भी है, मुकाबला करना है। ये दमखम हमें सिखाया महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने, अम्बेडकर ने सिखाया है। और बड़े बड़े नेता थे, गोपालकर ने, गोखले लगा करके लोकमान्य तिलक तक, कितने नेता थे देश के अंदर उस जमाने के अंदर। कोई सोच सकता है कि लंबा संघर्ष हुआ है। 1885 में पार्टी बनी हो,
1947 में आज़ाद देश हुआ है, आप सोच सकते हो लंबा सफर तय किया संघर्ष का, वो पार्टी हमारी पार्टी है। तो इसलिए चुनाव में हार जीत होती रहती, चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसे राहुल गांधी कहते हैं। और सबको मिलकर के मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हमारे पास में जो विचारधारा है, हमें उसको खुल करके बात करनी चाहिए। हम लोग मिलके कैसे, अब राजस्थान के अंदर जो माहौल बन गया, अभी मैं गया था प्रोग्राम के अंदर, जाके आया हूँ खेमरा कटाई के यहाँ, रास्ते भर में रोड शो हो रहा है। हमें तो कोई रोड शो था नहीं, मैं तो जा रहा था वहाँ पर, इतना पब्लिक खड़ी है, युवा खड़े हैं, महिलाएं खड़ी है, बच्चे खड़े हैं, ये कोई रोड शो हो रहा हो तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं रोड शो क्यों नहीं करूँ राजस्थान भर के अंदर सब जगह जा करके। क्योंकि मुझे तो मोदी जी थे और वो क्या कहते हैं अमित शाह जी आएंगे। तो मैं चाहता हूँ चुनाव अब हमारा जो है, ये मुद्दे हम सीमित रखेंगे राजस्थान वाले, उनको कहेंगे आप बताइए कि राजस्थान में हमने ये काम किया है, सोशल सिक्योरिटी का 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोगों, बढ़ा दिया मैंने पेंशन, अभी 1000 रुपये कर दिया। मैंने प्रधानमंत्री मांग करी है 2 कानून और बनाओ आप, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की तरह। उन्होंने RTI बनाया, नरेगा बनाया, RTE बनाया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल का कानून बना पार्लियामेंट का। हम तो 1 रुपये किलो दे रहे थे गेहूँ। मैंने कहा एक कानून बनाओ सोशल सिक्योरिटी, राइट टू सोशल सिक्योरिटी पूरे देशवासियों को। राहुल गांधी ने कहा था 6000 रुपये प्रति माह मिलने चाहिए परिवार को, न्याय योजना नाम रखा उसका मैनिफेस्टो के अंदर। ऐसी योजना बने आधारित, न्याय आधारित। आज मजदूर भी बूढ़ा होता है तो बेचारा काम नहीं कर सकता, शरीर साथ नहीं देता, वो क्या काम करेगा, सुबह कमा के शाम को खाने वाला आदमी है। सरकार की जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करे, उसकी जीवन चलाने के लिए खर्चा उसको दे। दुनिया के मुल्कों में विकसित राष्ट्र सब देते हैं, ये वीकली पैसे देते हैं वो लोग। ये कानून पास करो आप पार्लियामेंट के अंदर, पूरे देश के लिए लागू करो। आज तुम पेंशन दे, कोई 1000 देता है, कोई 500 देता है, कोई 800 देता है। राइट टू हेल्थ, तो क्रांतिकारी काम हुआ है, 25 लाख का बीमा, पर साथ में राइट टू हेल्थ जो कानून बना है, ये अपना आप में अधिकार दे दिया पूरे प्रदेशवासियों को कि सरकार की जिम्मेदारी है आपका पूरा इलाज करवाने की। ये कोई मामूली कानून नहीं है। ये डॉक्टर ने स्ट्राइक कर दी यहाँ पर, पूरे देश के अखबारों ने, इंग्लिश पेपर ने भी, सबने संपादकीय इनके खिलाफ लिखे। उस वक्त में स्ट्राइक टूट गई बाद में। हम चाहते हैं हम प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके जाने, कोई दिक्कत नहीं हमें, सबके साथ ही राजस्थान के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, राजस्थान का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े। मिजोरम राज्य है देश का, उस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग खुश रहते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स उस राज्य में रहते हैं। हम चाहते हम भी रहें, हमारा रेगिस्तान इलाके हैं, खुली खुली हवा है। यूपी तरह एक गांव खत्म हुआ नहीं दूसरा गांव आ गया, यहाँ साफ सुथरे भी हैं, पर कैपिटल इनकम बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़े राजस्थान के अंदर। आपको जान के खुशी होगी, अभी आंकड़े आए थे, देश के अंदर राजस्थान नंबर 1 तो है, आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास दर के अंदर। नंबर 2 पे राजस्थान है, नंबर 2 पे राजस्थान देश के अंदर है। 11.4% आंध्र प्रदेश, 11.04% राजस्थान है। आपकी गति आर्थिक रूप से बढ़ रही है, वित्तीय प्रबंधन शानदार है, इसलिए इतनी योजना आ पाई है। अगर आपका खजाना खाली है तो क्या हम 500 रुपये में सिलेंडर दे सकते हैं, बिजली फ्री कर सकते हैं, 25 लाख का बीमा कर सकते हैं, कामधेनु योजना ले जाए हैं, लंबी रूप में गाय मर गई है। अभी मैंने आपको कहा लंबी रूप में गाय मर गई है, हिंदुस्तान पहला राज्य राजस्थान है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा है केंद्र सरकार को। मैंने यहाँ बजट में घोषणा करी, एक गाय का 40,000 रुपये में दूंगा पशुपालक को, मरने वाली गाय का। और 16 तारीख को आप देखेंगे, अभी हमने 14 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर के पैसे दिए हैं। बटन दबाते ही एक साथ में 3-4 मिनट में पैसे पहुंच गए सबके खाते के अंदर, 640 रुपये। अब बटन दबाते ही 16 तारीख को एक साथ में
जितना कंफर्म हो गया गायब मरने वालों के, उनके अकॉर्डिंग सबके खाते में 40-40 हजार में पहुंच जाएंगे, 1 सेकंड, 2-3-4 मिनट पहुंच जाएंगे। इस प्रकार IT बेस्ड गवर्नेंस हो रही है आजकल। जैसे कंप्यूटर में आपके टिकट मिल जाते हैं, ई-मित्र में जाते हो तो आपको अनेकों सुविधाएं मिल जाती है, चाहे पट्टा लेना हो, चाहे कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो, आपको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना, कुछ भी बना लो वहां पर, वो IT बेस्ड है। ये मोबाइल इंटरनेट की सेवाओं के परिणाम है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, इसकी में शानदार है। अब आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में फिर कहना चाहूँगा कि जो नया दौर शुरू हुआ है, मैं भी मेरा अनुभव शेयर करूँगा खड़गे साहब के साथ में, राहुल जी के साथ में। मैं चाहूँगा हम सब मिलकर राजस्थान की तस्वीर क्या है, आगे कैसे राजस्थान को ले जाना, हम लोगों को किस प्रकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं कैडर बने, किस प्रकार रेगुलर ट्रेनिंग कैंप हो, किस प्रकार अधिवेशन हो जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर, PCC के अंदर। गोविंद दोतासे ने शुरू किया मेरे कहने से, एक PCC का अधिवेशन हुआ, प्रस्ताव पास हुए हमारे लिए, उन प्रस्ताव का आधार बना के मैंने बजट पेश किया है। ये कायदा होता है। AIC का अधिवेशन होता है, प्लेनरी का, प्रस्ताव पास होते हैं, सरकार हमारे चुनाव आते हैं, उन प्रस्ताव के आधार पर हम मैनिफेस्टो जारी करते हैं। तो ये सब परंपरा खत्म हो गई है। कोई जमाने में जिला कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ करता था, ब्लॉक में ही लगे लोग करते थे। बहुत लंबी बातें हो जाएगी कहने में, पर टाइम आ गया है कि कांग्रेस को वापस मजबूत संगठन उभर के आए देश के अंदर। ये हमारे सबकी सोच होनी चाहिए। कांग्रेस ही देश को बचा सकती है, एक अखंड रख सकती है। आदमी ताकत ऐसी है जो कमजोर करना चाहती है, पड़ोसी राज्यों की हो, पड़ोसी मुल्कों की हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो। इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक कांग्रेस पार्टी के इतिहास को याद रखते हुए हमें काम करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि शुरुआत मैंने की है त्रिपुरा सुंदरी से और उदयपुर से। यहाँ का मैसेज जाएगा राजस्थान के हर गांव-गांव में जाएगा और कार्यकर्ता मजबूती के साथ में आगे बढ़ेगा, अगली सरकार लाने में अपनी भूमिका अदा करेगा। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो उदयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। फील्ड क्लब में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भाजपा को जमकर आड़े हाथ लिया और तमाम बातें कही उन्होंने और साफ तौर पर कहा कि भाजपा ने देश में लोकतंत्र को कमजोर कर दिया है और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनके अंदर जोश भरा। तो ये फील्ड क्लब में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम था, जिस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे थे। और आप मंच की अब तस्वीरें देख रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की।